दोस्तों, माधव पहल एकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉब के साथ में सही रणनीति के साथ तैयारी कैसे करें। चूँकि खुद मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हूं और साथ ही साथ में CGPSC मैंने 140वां रैंक 2022 में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में स्टेट रैंक 140वां लाया था। 6 PSC मेंस मैंने लिखा है और अभी तक 250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमारे एकेडमी से हुआ है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, जॉब के साथ साथ तैयारी भी मैं करा रहा हूँ और तैयारी कर भी रहा हूँ, मतलब सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ बच्चों को। तो लोग क्या कहते हैं कि 30 के बाद 32-33 साल में जॉब के साथ तैयारी नहीं हो सकता, ऐसा कमेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, ये आपकी अगर एक सपने हैं कि आपको कहीं जाना है तो आप बिल्कुल रुको मत। मैं खुद अंडर 35 एज में हूँ और आज भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी करने के बाद भी छत्तीसगढ़ के सैकड़ों युवाओं को PSC और व्यापम की क्लासेस, रेलवे की क्लासेस दे रहा हूँ। चूँकि मैं खुद रेलवे पे हूँ और कंटिन्यूसली बच्चे मुझसे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। आपको यही फैक्टर समझना पड़ेगा। जब जॉब की बात आती है तो केवल ऐसा नहीं है कि बेरोज़गार जो लोग हैं उन्हीं के पास टाइम है, वही पढ़ सकते हैं। जिनके पास रोज़गार है वो भी पढ़ रहे हैं और जिनके पास रोज़गार नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है बच्चों कि जिनके पास में रोज़गार है, ठीक, जिनके पास में काम है वो थोड़ा ज़्यादा समय रखते हैं और जिनके पास में काम नहीं है, ठीक, वो पूरा 24 घंटा अपने पास में रखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। जॉब वाले क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं वो टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट की कोशिश करते हैं। नौकरी जैसे कर लिया, मान लो मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, बचा हुआ 16 घंटा है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने जॉब के बाद जो टाइम है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे जनरेट कर सकूं, है ना। इसीलिए मैंने कहा कुछ समय पहले कि जॉब वाले के पास में ज़्यादा समय होता है। क्यों? यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्टिविटी जनरेशन का। आप कितनी प्रोडक्टिविटी अपने स्टडी में जनरेट कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेरोज़गार या जो खाली बच्चे हैं, आधा तो वो मानसिक परेशान रहते हैं। तो बिल्कुल डरे मत कि आप जॉब करते हुए उनको कैसे बीट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं खुद जॉब करते हुए 8 घंटे की कोचिंग आपको देता हूँ, 8 घंटे की क्लासेस करता हूँ, पूरा 16 घंटा मेरा डेली का बिजी रूटीन रहता है। और इसी 16 घंटे में ही मैं क्या करता हूँ, अपने लिए जो भी पढ़ना रहता है जॉब प्लस कोचिंग के बीच में पढ़ के पढ़ाना, ये अपना काम करते हैं। तो मैंने पहले ही कुछ समय पहले ही कहा था कि जॉब वाले के पास में ज़्यादा टाइम रहता है। टाइम का मतलब प्रोडक्टिविटी की बात, उनको ये समझ में आ जाता है कि मेरे पास में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और मैं जॉब करते हुए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, जॉब करते हुए जो भी मेरे पास में टाइम बच रहा है मैं उस टाइम का यूटिलाइज़ कैसे करूं, उनके दिमाग में रहता है। तो वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि जो नौकरी वाले जो लोग हैं, जो पहले से ही रोज़गार में हैं, ठीक, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनके साथ प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट का। आज यहाँ पे हम लोग वही सब मुद्दों पे बात करेंगे और वहीं सारे मुद्दों पे ही हम लोग डिस्कस करके यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है जॉब, आपको पता है कि जॉब हर एक किसी के लिए मस्ट है, मतलब हर एक व्यक्ति को जॉब चाहिए। इसके बगैर लाइफ का कल्पना करना उचित नहीं है। और कल्पना करें भी तो क्यों करें? अगर आपके पास में जॉब है तो आप एक इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है आपके पास में, है ना। सबसे पहला अगर कोई केसेस देखा जाए तो पहला चीज़ तो ये है कि आपके पास में क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। मतलब आप जो है फाइनेंशियली अपने डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा बात जो होता है, जॉब का एक फ़ायदा होता है जो सोशल स्टेटस होता है, ठीक है। सोशल स्टेटस भी आप मेंटेन करते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। टाइम टू टाइम छुट्टी पे रहो या ड्यूटी पे रहो, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, एक अच्छी खासी। किसी भी जॉब में, एक अच्छे जॉब में जाइए, 60-65 से कम सैलरी नहीं होती है, एक ठीक ठाक जॉब में भी आप देखेंगे तो, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा जो इसमें बात होता है, इंसान डिप्रेस्ड नहीं रहता। अगर आपके पास जॉब है तो इंसान इसमें डिप्रेस्ड नहीं होगा, मतलब जो डिप्रेशन का शिकार है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियली आप क्या है, जब मजबूत होते हैं बच्चों तो आप सारे डिसीजन को ले सकते हो। अब तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं गिना सकता हूँ, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, मूल मुद्दे पे ही बात करना है, मूल तथ्यों पे बात करना है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जॉब के साथ में वास्तविक में तैयारी कैसे की जाती है। हम उसी मुद्दे पे बात यहाँ पे करना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो आपका जॉब है, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और साथ ही साथ में पीएससी की क्लासेस, कंटिन्यू व्यापम की क्लासेस बच्चों को दे रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इसके लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए और कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि मैं खुद 16 घंटे काम करता हूँ, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का जो भी थोड़ा बहुत गुण है वो आता है और आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात को याद रखें, कई लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि अगर हम जॉब में हैं तो हम जॉब के साथ तैयारी नहीं कर सकते। ये धारणा को पहले आपको बदलना होगा। पहला चीज़, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे क्या चीज़ सीख रहे हो, तो इससे आप सीख रहे हो आपको माइंड सेट को एकदम पॉजिटिव करना पड़ेगा कि भैया मैं भी जॉब के साथ में तैयारी कर सकता हूँ, मेरी भी जॉब के साथ में आगे बढ़ने की सपना है, ललक है और मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो पहले आप माइंड सेट करो। केवल अगर आप संतुष्ट हो गए एक नौकरी से तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, माइंड सेट के साथ साथ में इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको बताऊंगा भी कि भैया आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट को भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो टाइम मैनेजमेंट से ही ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट तथ्य है इसमें बच्चों, वो क्या चीज़ है, आप लोगों को स्टडी का जो रूटीन है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यार मेरे को एक बार पढ़ने को मिले तो मैं 7 घंटा 8 घंटा उठूँ ना, ऐसा मुझे टाइम मिलना चाहिए। भाई समय आपको भी 24 घंटा मिला है, दूसरों को भी समय 24 घंटा मिला हुआ है। तो ईच एंड इक्वल वाला जो सिद्धांत है वहाँ पे सभी के साथ समानता का व्यवहार हमारे प्रकृति ने किया है। तो टाइम आप ऐसा डिसाइड करो कि टाइम में आप इस बात को याद रखो, स्टडी जब आप करो ना तो ये ना सोचो कि पहले नौकरी निपटा लूँ फिर आके 8 घंटा पढ़ूंगा। ये बहुत ही घातक विचार है। आप अपने रूटीन को ऐसा बनाओ बच्चों कि आपका रूटीन जॉब में जाने के पहले आप काफ़ी पोर्शन को कम से कम 2 से 3 घंटे आप पहले पढ़ लो। और मैं एक आदर्श स्टडी हावर मानता हूँ 6 से 8 घंटा। ना तो 6 घंटे से कम पढ़ोगे तो काम बनेगा और ना ही तो 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड की जो कैपेसिटी होती है इस माइंड की, वो उतनी ही होती है जितनी वो कैप्चर कर सकती है, जितनी वो स्टोर कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आप प्रेशर दोगे तो लॉ ऑफ बॉयंस पढ़े हो ना, वही वाला दिक्कत हो जाएगा। जैसे अपन पानी पे बॉल को धकेलते हैं तो उतना ही प्रेशर के साथ वो ऊपर फेंकता है ना बॉल को, तो वही होगा कि दिमाग में उतना लोड ना दें जितना आपको समाज या ज़माना या आजकल के तथाकथित जो टीचर मोटिवेटर बने हैं वो बताते हैं। 6 से 8 घंटे का टाइम बहुत सफिशेंट है। 6 मेंस मैंने लिखा है, 140वां स्टेट रैंक मैंने पीएससी में लाया है, वर्तमान में रेलवे में वर्किंग हूँ, छोटे मोटे मेरे एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, ठीक है। 250 से ज़्यादा बच्चों को मैंने सिलेक्शन दिलाया है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और उसको यहीं पे आपको नौकरी के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानता हूँ। रिवीजन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है कि 2 पार्ट में आपको क्या करें, पार्ट स्टडी आप करो। मतलब आपको यहाँ पे दिमाग में क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है बच्चों, तो पार्ट स्टडी करना है। कैसे पार्ट स्टडी, मतलब जॉब के पहले, जैसे आप जॉब में जा रहे हो तो जॉब के पहले आपको क्या करना है, कम से कम 3 घंटे के समय आपको निकालना है। मान लो आपकी टाइमिंग 10 बजे है तो आप ऐसा रूटीन मेंटेन करो कि 3 घंटे पहले आप किसी एक बड़े विषय को डील कर लो। जैसे छत्तीसगढ़ से 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन 50 प्रश्न के फॉर्म में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो वैसा आप पढ़ लो। उसके बाद में जब आप ड्यूटी करने जाओ तो 7-8 घंटे की ड्यूटी जैसे कर रहे हो, कई लोगों की ड्यूटी हैवी होती है। जैसे मेरी रेलवे में ड्यूटी 8 घंटे कहने का है, 1 घंटा मेरा आना 1 घंटे जाना में भी गुजर जाता है, क्योंकि मैं अपने वर्किंग प्लेस से 20-22 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो 20 दूनी 40 किलोमीटर का रोज़ का सफ़र, चाहे आप कार में करो या बाइक में, टाइम तो लगभग उतना ही लगता है।
तो 3 घंटे आप क्या करो, पहले पढ़ लो इसको। बिफोर टाइम स्टडी आपको करना पड़ेगा। जब आप जॉब में जा रहे हो, बिफोर जॉब, है ना, तो इस टाइम आपको 3 घंटे पहले पढ़ लेना है। तो ये पार्ट स्टडी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चों। दूसरा, जब आप जॉब निपटा करके आओ तो उसके बाद आने के बाद में कम से कम 4 घंटे आपको, मिनिमम 4 आवर का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना सर मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास में समय का अभाव है। तो मुझे बड़ा चिढ़ लगता है, मुझे बड़ा दुख लगता है कि आज के जो युवा हैं वो ऐसे बहाने मारते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने सुना है। याद रखेंगे, ये जो एक्सक्यूज़ेस आप देते हो, ये एक्सक्यूज़ क्या करता है ना, आपको रोकता है सफलता से। आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, आपका गोल यहीं पे आपका साथ छोड़ देता है। तो इस बात को याद रखेंगे, कम से कम इतनी तो ईमानदारी बरतें कि ये एक्सक्यूज़ जो शब्द है वो आप दूर कर दें। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहला जो फैक्टर आपको बताया माइंडसेट का, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, आप अपना हिसाब से खुद एक टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग बनाओ, पार्ट में स्टडी करो। पार्ट में स्टडी का मतलब होता है आपको 3 घंटे पहले आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में 3 घंटे 4 घंटे, अब इधर 3 घंटे आपको पहले मैनेज इसलिए करना है। मैं तो 4 घंटे की सलाह देता था, लेकिन उतना टाइम आप नहीं निकल पाओगे। कई लोगों की ड्यूटी 7 बजे है, जैसे मेरी ड्यूटी जनरल शिफ्ट है, उदाहरण के लिए 7 बजे मेरी ड्यूटी रेलवे के कारखाना अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो 7 बजे सुबह चालू हो जाती है, तो 6 बजे मुझे निकलना पड़ता है। और 6 बजे निकलना पड़ता है तो मेरा 4 बजे छुट्टी होता है, तो मैं 5 बजे आता हूँ। तो लगभग 11 घंटे मेरे चले जाते हैं। फिर आने के बाद में मैं अपना पढ़ाई चालू कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हर दिन तो उतना लंबा ड्यूटी नहीं रहता, लेकिन कभी कभी ये चीज़ को कभी कभी आने को भी मिल जाता है, जल्दी आ जाते हैं, तो उसको हमको क्या है, पार्ट स्टडी में लगाना है। ठीक है, जब भी मौका मिला तुरंत आपको चौका मारना है। अर्थात समय के लिए एक अच्छे मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाना पड़ेगा। और यह जो 5वां बिंदु मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसी में 4 घंटे मिनिमम आपको देखना है, और इसको भी क्या है, 2 भाग में डिवाइड करना है। इधर जैसे 4 घंटे आप दे रहे हैं उदाहरण के लिए, तो इसको कम से कम डेली देखो। मॉर्निंग में हमने क्या किया, पार्ट स्टडी किया, तो 3 घंटा हमने किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लिया, मान लो अपन ने सीजी पढ़ लिया। ठीक, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी रणनीति जो होगी, ठोस रणनीति, इस बार हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, मतलब 2 अलग अलग विषय, इस 4 घंटे में 2-2 घंटा, तो 2 घंटे अपन ने यहाँ पे दिया, और एक सब्जेक्ट अपन ने यहाँ, डेली 3 सब्जेक्ट आपका कवर होना चाहिए। क्योंकि पीएससी एक बड़ा सिलेबस है, पीएससी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मेरी ही मैं बात करूं, मैं दूसरे एकेडमी के बारे में भी नहीं बोल पाऊंगा, मैं अपनी बात करूं तो मैं सीजीपीएससी के जब क्लासेस देता हूं बच्चों को सीजीपीएससी का जब मैं क्लासेस देता हूं, तो मैं खुद आपको बता रहा हूं, सीजीपीएससी की क्लासेस जब मैं देता हूं तो मैं खुद 700 प्लस तो मैं खाली क्लासेस देता हूँ। ठीक है, 700 प्लस मतलब मिनिमम जो है, आपको अगर अच्छे से सारे विषय को आपको कवर करना पड़े तब 700 प्लस क्लासेस आपको देखना पड़ेगा। मेरे क्लासेस में जो बच्चों को मैं पीएससी व्यापम की क्लासेस देता हूँ, कंटेंट का लेवल ऑफ टफनेस अलग अलग है, व्यापम का अलग लेवल ऑफ टफनेस है, पीएससी का अलग लेवल ऑफ टफनेस है। तो मैं तो खुद अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं, उन्हें कहता हूँ कि भाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जान लगा के पढ़ें, खाली बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं खुद अपने बच्चों को एक कंटेंट जो देता हूँ, खाली ये वीडियो जो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो ये खुद 700 प्लस है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर जो है हमारे, ये 700 प्लस है। प्लस इसके अलावा आपको क्या करना है, जो नोट्स या तो आप खुद बनाएं, अगर आप हमसे पेड कोर्स ले रहे हैं पीएससी की, व्यापम की, अगर आपको हमारी टीचिंग स्किल पसंद आती है तब आप हमसे अगर क्लास लेते हैं तो इसको तो आपको करना ही है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में आपका पूरा पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसे आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हैं, या जॉब वाले जो लोग हैं, अधिकतर टाइमिंग घर से बाहर रहते हैं, तो मोबाइल या फिर टैब या जो कंप्यूटर जो आप रखे हो उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि स्टडी मटेरियल कैसे बनाएं। यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको सीखना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल बनाने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भैया हमको कैसा बनाना चाहिए, कैसा हम स्टडी मटेरियल को रेडी करें कि हमारा जो कंटेंट है वो प्रीलिम्स को भी कवर कर ले और मेंस को भी कवर कर ले। जैसे उदाहरण के लिए मैं छत्तीसगढ़ का उद्योग एक सीरियल नंबर 13 का ही मैं बताता हूँ। मैं क्या है, बच्चों को जब ये
स्टडी मटेरियल देता हूँ तो सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 करके टॉपिक बना के देता हूँ। तो आप जो नोट्स बनाएं वो इतनी लेंदी ना बनाएं कि आपको समझने में समस्या हो, ठीक, और इतनी शॉर्टकट भी मत बनाएं कि मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम छत्तीसगढ़ के उद्योग को देखें तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि उद्योगों का पहले वर्गीकरण कर देना। उद्योगों का वर्गीकरण में वृहद लेवल पे, मध्यम पे, है ना, और लघु पे आपको वर्गीकरण करना है। मैं ये बच्चों को समझाने के लिए प्री और मेंस के संदर्भ में इस नोट्स को बनाया हूँ। फिर बताना है कि सहायक उद्योग क्या होता है और कोर सेक्टर का उद्योग क्या होता है। जैसे कोर सेक्टर मतलब आधारभूत जो उद्योग होते हैं, है ना, वो सब जैसे कोयला, कच्चा तेल, ये 8 उद्योगों को कोर सेक्टर में शामिल किया गया है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक, फिर सीमेंट, लोहा, ये सब। तो इस तरीके से आप प्री और मेंस एक साथ करो। अब यहाँ पे क्या करो, आप अपना नोट्स को स्टार्ट करो। जैसे लौह इस्पात उद्योग है तो लौह इस्पात में बीएसपी का ले लो, स्थान दुर्ग भिलाई, इस टाइप का एकदम शॉर्ट में कहाँ पे है। बीएसपी स्थापना कब हुआ 1957, फिर उत्पादन कब हुआ 1959। मतलब प्रीलिम्स भी टारगेट हो और अगर मेंस में अगर पूछ दे कि भिलाई स्टील प्लांट के स्थापना के संदर्भ में बताएं तो कम से कम इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्थापना कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, क्या क्या जो बेसिक मिनरल्स है उसको कहाँ कहाँ से मिलता है, लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, कोयला कहाँ से मिलता है, बिजली कहाँ से मिलता है, पानी की आपूर्ति कहाँ से मिलता है, तब जाके आप लिख पाएंगे बीएसपी के बारे में मेंस में। तो नोट्स ऐसा हो जो डबल मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैं अपने सारे बच्चों को देता हूँ कंटेंट पूरा, कच्चा माल कहाँ कहाँ से लिया जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ों आपको अलग से किताब में मिल जाएगा, लेकिन किताबी जो भाषा है बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में मिलेगा। तो मैं बार बार इस बात को कहूँगा बच्चों, नोट्स का प्रिपरेशन ऐसा करो कि प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप तैयारी कर लें। मैंने खुद पीएससी में 140वां रैंक लिया है, 6 मेंस लिखा है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब में अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, तो जब मैं जॉब करते हुए तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ तो आप बहाना भी ना मारो कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता। और ये इसकी वीडियो लेक्चर भी आपको पढ़ना है, मैं दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप अपने पसंद का कोर्स भी खरीद लीजिए। वीडियो लेक्चर में क्या होता है, हूबहू एक सिस्टमेटिक वे में। लोग कहते हैं ना कई जने कि सर यूट्यूब में भी तो मिल जाता है, यूट्यूब में मिल जाता है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग और स्पेशल कंटेंट आपको नहीं मिलता। यूट्यूब में व्यू बढ़ाने के लिए उसमें कुछ और लिखा रहता है, अंदर कुछ और रहता है। लेकिन जो एक एस्पिरेंट होता है, एक सच्चा एस्पिरेंट जो होता है, वो अपने अनुभव पे आधारित कंटेंट जब पढ़ाता है तब समझ आता है। पहले हमारे टीचिंग स्किल देख लें यूट्यूब में, फिर क्लासेस को आप ज्वाइन करें। और संपर्क सूत्र हमारा नोट्स में ही है, ये पूरा नोट्स जो आप देंगे उसके लास्ट पेज में आपको देखने को आपको मिल जाएगा। ये पूरा हम हर सब्जेक्ट का देते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट, मतलब आप इसमें कर सकते हो 9575204321 पे, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है अकेडमी का। आप इसमें व्हाट्सअप करें, फिर आपको हम सूचना देंगे, बताएंगे, और QR कोड में पेमेंट करें, फिर क्लास में इनरोलमेंट मिलेगा। वीडियो ज़रूर पढ़ें। ये नोट्स तो आपका एक ज़रिया है आगे बढ़ने का, लेकिन जब अगर आप वीडियो ही नहीं पढ़े रहेंगे तब आपको दिक्कत क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत ये हो जाएगा कि आप चीज़ों को मतलब रिकॉल नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए ये तो हो गया। अब आप अपन आते हैं अपने पुराने मुद्दे पे कि टाइम मैनेजमेंट की जब बात आ रही है, जॉब के साथ मैं खुद कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसा कैसा करना है। माइंड सेट करो, टाइम मैनेजमेंट करो, पार्ट में स्टडी करो, अलग अलग भागों में बांट दो। 3 घंटे नौकरी के पहले पढ़ लो। एक सब्जेक्ट यहाँ पे मान लो CG उठाया तो यहाँ पे क्या करो, आप दूसरे 2 विषय को उठा लो। तो डेली कम से कम 3 विषय आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट आपको क्या करना है बच्चों, डेली पढ़ना है। इस बात को याद रखना, कभी भी ये टारगेट मत रखा करो कि आज दिन भर मैं इसी को पढ़ूंगा, नहीं। हमेशा माइंड पे क्या हो, एक विविधताओं से भरा हुआ ज्ञान होता है ना, तो एग्ज़ाम भी उसी पैटर्न में। भाई एग्ज़ाम में एक विषय से प्रश्न थोड़ी आते हैं, एग्ज़ाम में तो मल्टी सब्जेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना। तो आपको तैयारी भी बच्चों ऐसा करना है कि आपकी तैयारी में बहुआयामी प्रिपरेशन के लक्षण देखने को मिले। प्रतिदिन 3 विषय आपको पढ़ना है। मान लीजिए 1 सप्ताह का मैं अगर आपके लिए प्लान बनाऊं, मैं बना रहा हूं अभी, तुरंत आपको बताता हूं कि मुझे क्या सही लगता है पढ़ने के लिए। इस बात को मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि आपने कहा कि सर मुझे
7 डेज़ का क्या करो, प्लान बना के दे दो। मान लो मैं 7 डेज़ प्लान आपके लिए अगर बनाता हूँ, तो 7 डेज़ प्लानिंग अपन जब करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 7 डेज़ प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो इसमें 7 डेज़ में क्या एक ही विषय को 7 दिन पढ़ें, क्या एक ही विषय को 7 दिन पढ़ें, या 7 दिन में कुछ ऐसा करें। तो 7 डेज़ प्लान में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला जो आपको 7 डेज़ प्लान में एक्शन होगा वो तो मैंने बता दिया, आपको 2 भाग में पढ़ना। डेली कितना सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो डेली आपको 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कितना, 3 सब्जेक्ट डेली। अब डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, ये तो क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको कहा कि 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कैसे, मान लीजिए आपने क्या किया, मंडे को आपने एक सब्जेक्ट उठाया, तो इस सब्जेक्ट को मंडे पढ़ो, इसी को ट्यूसडे भी पढ़ो, उसी सब्जेक्ट को, मतलब जो 3 सब्जेक्ट आपने उठाया है, सीजी फिर और कुछ संविधान और इतिहास, जो भी आपने उठाया है उसको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लगातार 3 दिन पढ़ो। लगातार 3 दिन पढ़ो और पढ़ते जाने के बाद में उस पर क्या करो, आप हाईलाइट करते जाओ। आपके नोट्स जो मैं दूंगा उसको, कई बच्चे क्या होते हैं, जो मैं नोट्स दिया हूँ ना वो छोड़ना मत बच्चों, ये पेड कोर्स के साथ मिलेगा। और कई बच्चे ऐसे हैं जो पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, केवल नोट्स लेना चाहते हैं, तो उनको नोट्स भी मिल जाएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या करो बच्चों, आप प्रॉपर 3 विषय को लगातार 3 दिन पढ़ो। सुबह पढ़ लिया, फिर ड्यूटी से आने के बाद पढ़ लिया। प्रिपरेशन विथ जॉब में यही फ़ायदा है कि एक फाइनेंशियल इनकम भी होते रहता है, फाइनेंशियल आप स्टेबल होते हो और आप स्टडी में भी आपकी कोई बाधा नहीं आती। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन अपन ने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, 3 दिन तक 3 विषय कंटिन्यू चला। अब मैं ये करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, आपकी अपनी रणनीति अलग हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे पसंद है और मैं इसी कॉन्सेप्ट में तैयारी पसंद करता हूँ। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब इसके बाद में आप क्या करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में आप सब्जेक्ट चेंज कर दो। थर्सडे हो गया, फिर उसके बाद में फ्राइडे हो गया और सैटरडे, इसमें आप क्या करो, सब्जेक्ट को चेंज कर दो। मतलब एक सप्ताह में कई बच्चे एक विषय को 7 दिन तक खींच देते हैं, जबकि 35 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, पूरा 35 विषय पढ़ते हैं टोटल, 35 सब्जेक्ट। अब एक एक चीज़ को बताऊंगा तो इतिहास के 3 भाग, संविधान के अलग अलग आर्थिक भाग, सामाजिक भाग, राजनैतिक भाग। उसी तरीके से इतिहास वाले सेक्शन में जब जाओगे तो सब इतिहास के 3 भाग के अंदर में दर्शन वाला भाग, कला का भाग, संस्कृति का भाग, 35 कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक ही तो सब्जेक्ट को 7 दिन खींचोगे तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट का डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मानता हूँ मेरी वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, ठीक, लेकिन काम की चीज़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक शिक्षक ही नहीं पढ़ा रहा है, एक छात्र भी आपके बीच में है जिसने पीएससी में 140वां रैंक लाया, 6 मेंस लिखा, कई छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाले, 250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिलाया। 10-11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग का अनुभव है मुझे। और सबसे बड़ी बात, आज भी एक स्टूडेंट हूँ, आज भी आई एम ऑलवेज अ लर्नर। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आप क्या करो, सब्जेक्ट बदल दो और हूबहू उसके जगह में, जैसे 3 सब्जेक्ट आपने उधर पढ़ लिया, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, कंटिन्यू एक सप्ताह में 6 विषय का आपका तैयारी होगा और इसी को कंटिन्यू साल भर चलाओ। अब यहाँ पे एक बात आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपन ने पढ़ा ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लेकिन जो संडे आता है बच्चों, संडे ये आपका क्या होगा, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपका जॉब नहीं रहता है। मैक्स टू मैक्स बच्चों का 1 दिन छुट्टी रहता है। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जिस विषय के हिसाब से हमारी छुट्टियाँ निर्धारित होती है। आपकी अपनी छुट्टी अलग पैटर्न में हो सकती है, इसमें कोई 2 मत नहीं है, 2 राय नहीं है। सबके अपने अलग अलग सिचुएशन होते हैं, ऑफिस के और कार्यालय के। तो मैं संडे को एक स्टैंडर्ड डे मानता हूँ, इस दिन हमारा जॉब नहीं रहता। तो इस दिन क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है, तो सबको तो रिवीजन नहीं कर सकते, ये तो रिवीजन डे है। ये क्या है, संडे इज़ व्हाट, ये है अपने आप को रिवीजन करने का, रिवाइज करने का। तो जो रिवीजन डे है बच्चों, उसमें कैसे रिवीजन करोगे, इतने सारे 6 विषय को तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो कैसे करें रिवीजन, रिवीजन के लिए आपने जब पढ़ा है तो पढ़ते पढ़ते आपने जो हाईलाइट किया है,
तो हाइलाइटेड पॉइंट्स को जो मैं नोट्स दूंगा, जैसे आप प्रिंट करोगे और जो हाइलाइटेड करते जाओगे, उसी को हाइलाइटेड पॉइंट को ही आपको क्या करना है, आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है बच्चों। यही है की टू सक्सेस। अगर आपको सफलता लेना है तो यही है की टू सक्सेस, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से पूरे सप्ताह भर का प्लानिंग बनाइए, सप्ताह भर के अंदर में। और हाँ, एक बात याद रखेंगे, मुझे भी दोस्त लोग बुलाते हैं पीने खाने के लिए, दोस्ती यारी करने के लिए, घूमने के लिए, शादी में जाने के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए, बट देखिए होता क्या है, अपने ऊपर है कि आप अपने आप को कैसा ढालते जा रहे हैं। बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, नशा से बचें, जितना ज़्यादा हो सके नशा से आप बचें। इस बात पे याद रखें, मैं ये नहीं कहता कि आप शाकाहारी बने, मांसाहारी रहें, ये सब नहीं बोलूँगा मैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो समाज के दृष्टिकोण से ख़राब चीज़ें हैं, उसके लिए तो मैं इतना एक टीचर होने के नाते कह सकता हूँ आपको कि आप नशाखोरी से बचें। नशा से बचेंगे तो आपका क्या होगा, पूरा समय पढ़ने पे लगा रहेगा, ड्यूटी के बाद केवल स्टडी। परिवार को थोड़ा समय दीजिए, सबसे ज़्यादा समय आपको अपने कैरियर पे देना पड़ेगा। आज के युवा की सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे क्या पसंद आती है, जो एक समझदार, शिक्षित और योग्य युवा होता है, वो अपने समय का निर्धारण ऐसे करता है कि वो किसी ताना बाना में नहीं फंसता, किसी दोस्ती यारी, किसी दिन दुनिया, क्योंकि ये सब चीज़ों के लाइफ टाइम आपके पास समय होगा। लेकिन एक टाइम निकलने के बाद 35 ईयर के बाद आप भूल जाओ। मैं खुद अंडर 35 हूँ, एक छोटी मोटी सक्सेसफुल लाइफ है मेरी, छोटी मोटी, एक अच्छी जगह पे सर्विस है, अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं, अच्छी खासी इनकम चल रही है, लाइफ मेरा चल रहा है अच्छी खासी, मतलब मेरे को किसी से लेना नहीं पड़ता, मैं अपने खर्चे उठा लेता हूँ, अपने बेसिक नीड ले लेता हूँ, है ना। अच्छे घर, अच्छे कार में घूमना, ये खाना पीना, दोस्ती यारी, ये सब एजुकेशन की देन है। फिर भी मैं अपने आप को असफल मानता हूँ। तो वो दौर आपके पास ना आए कि आपको अपने आप को असफल मानना पड़े, है ना। अगर आपके सपने अधिकारी बनने के हैं, अब मेरा टाइम इसी सब में जाता है, क्योंकि मेरा क्या है, पैसन है टीचिंग। मुझे अपने काम से सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी एक काम में है तो टीचिंग में है, तो इसलिए मैं खुश हूँ इस चीज़ से। लेकिन अगर आपका पैसन है पीएससी में सिलेक्शन लेना, व्यापम में सिलेक्शन लेना, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, इधर उधर समय ना दें। और हम समय दे रहे हैं तो किस में, एजुकेशन पे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। नॉलेज है तब तो पढ़ा पा रहे हैं। तब तो मैं आपको अगर पूछूं भारत की जीडीपी कितना है, तो फट से मैं बता सकता हूं 7.32 भारत की जीडीपी है। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी अगर पैसे में पूछूं तो 321,945, ये सब रटा हुआ है क्योंकि ये सब पढ़ाता हूं मैं। छत्तीसगढ़ की पर कैपिटल इनकम आर्थिक सर्वेक्षण में कितनी है। तो एजुकेशन का फ़ायदा है कि वो आपके दिमाग में फ्रेमिंग कर देता है, नॉलेज रहता है। 1,47,361 जिसकी पीसीआई की पर कैपिटल इनकम की वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में 7.31 है। ये सब ऐसे ही दिमाग में नहीं बैठेगा, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर में कृषि का कितना हिस्सा है, तो 3.23 है जो कि औसत वृद्धि है। सेवा का कितना है, तो 5 है, 5.82। उद्योग का 7.13, सब औसत वृद्धि है। इसी तरीके से ये सब डाटा बताने का मतलब ये है कि डेली पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो याद हो गया है। तो आप अपने काम को ऐसा बांटें कि नशाखोरी से बचें। नशा पानी, शराब, जुआ, शेयर मार्केट, ये वो दुनियादारी में अभी ना पड़ें। जब आप एक सफल हो जाएंगे, एक अच्छी खासी इनकम आप कमाएंगे, तब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। मैं आशा करता हूं कि जितना चीज़ मैंने बताया ये टाइम स्टडी के बारे में, स्टडी के पैटर्न को, 7 डेज़ को कैसे हम लोग बांटे, सब चीज़ों को, वो आपको अच्छा लगा होगा। माधव पहल एकेडमीज़ में दीपक सर। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोर्स लेना है, पहले आप यूट्यूब में हमारा टीचिंग स्किल देखें, पसंद आता है तब आप क्लास ज्वाइन करें। हमसे संपर्क करने के लिए आप किस में कॉल करेंगे बच्चों, तो आप हमको व्हाट्सएप करेंगे 9575204321 पे, और आपको व्हाट्सएप में QR कोड दिया जाएगा। जैसे ही आपका फ़ीस क्लियर होगा, तो फ़ीस क्लियर होने के बाद में हम आपको क्या करेंगे, इनरोलमेंट देंगे, जिसमें आपके वीडियोस लेक्चर तो होंगे ही होंगे, वीडियोस के साथ साथ में आपको क्या है, PDF भी मिलेगा, जिसको आप
प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। PDF का अभी मैंने डेमो आपके बीच में रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करेंगे अब आप अपना मनोबल नहीं तोड़ेंगे। देखिए ये प्री प्लस मेंस दोनों में पूरा हेल्प करेगा और आपको छत्तीसगढ़ ही नहीं सारे विषय के PDF स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जिसे आप चाहो तो प्रिंट करा लो, जिसे आप चाहो तो लैपटॉप में पढ़ लो। ये देखो ये पूरा छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग, ये खाली एक डेमो दिखा रहा हूँ मैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं अपने पास PDF, ठीक है, पूरे बहुत सारे अलग अलग विषय के पढ़े हुए हैं। आपको अपने हिसाब से क्या करना है बच्चों, आगे बढ़ना है, आपको अपने हिसाब से मेहनत करना है, तभी जाके लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। याद रखेंगे अगर ज़िंदगी अच्छी जीना है आज पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कल के डेट में फिर आप सोचेंगे तो कल के डेट में पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे सड़क, रेल, वायु, जल, परिवहन, छत्तीसगढ़ के उद्योग, ये सब डेली हम लोग अपने ग्रुप में क्या करते हैं, यहाँ पे सारे बैच में बच्चों को हम लोग इसको PDF को शेयर करते हैं। देखिए ऊर्जा संसाधन परियोजनाएं, राज्य में खनिज प्राप्ति स्थल, ये सब अपन ने लिखा है। मुख्य वनोपज क्या है, गौड़ वनोपज क्या है, राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य क्या है, सारा कुछ यहाँ पे ऐसा PDF में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ये सीरियल नंबर वाइज हर दिन सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 करके शेयर करते हैं। तो इसमें पूरे कंटेंट आपको लिखे रहते हैं कि प्रमुख लघु वनोपज क्या है, जैसे तेंदुपत्ता उत्पादन में 17 से 20% छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन हो रहा है। फिर बांस है, बांस के बारे में भी हमने बता दिया, बांस की प्रजाति है लाठी, कटंग और नर बांस, ये सब प्रजाति है। ये सारी चीज़ें, कत्था, लाख, ये सब एग्जाम्पल बेसिस पे हमने यहाँ पे हर चीज़ को दिया है। वो भी कम में बम शब्द बोलते हैं ना, सरल शब्दों में, एकदम हमने जटिल शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया है, जो प्री और मेंस दोनों में मदद करेगा। तो ऐसा पढ़ो कि आप पढ़ा सको। ठीक है, ये आदिवासी स्थानीय जो स्वास्थ्य परंपरा है उसके लिए औषधि पादप बोर्ड गठन हुआ था, उसके बारे में हमने पूरा जानकारी यहाँ पे दिया। तो वैसे ही हर चीज़ का नोट्स मिलेगा, PSC का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। और कई ऐसे महान टीचर हैं जो PSC के सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को 2 महीने 3 महीने में क्रैश कोर्स में ख़त्म करवाते हैं, या फुल लेंथ कोर्स भी उनका 2 महीने, मतलब 100 वीडियो में, 150 वीडियो में, 200 वीडियो में ख़त्म हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ 200 वीडियो तो खाली मेरे इतिहास में ही होगा, 200 वीडियो तो छत्तीसगढ़ में ही होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो इतना संभव नहीं है कि आप 200 वीडियो में पूरा PSC ख़त्म कर दो। मैं 700 750 वीडियो आपको PSC के लिए दूंगा, व्यापम के लिए दूंगा, क्योंकि तैयारी जो कर रहे हो तो फुल लेंथ करो, शॉर्टकट में तैयारी मत करो। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। और हाँ, एक बार फिर से मैं कहूँगा, नशा इत्यादि चीज़ों से बचें और अपने पैसे को, अपने संसाधन को अपनी पढ़ाई में लगाएं। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।